मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। जहां देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों की जनसंख्या पर राजनीति कर गलतफहमी पैदा की जा रही है, मुस्लिम वर्ग को कम पढ़ा लिखा बताया जा रहा है, मदरसों की शिक्षा पर उंगली उठाई जा रही है। देश के इन्हीं हालात को बेहतर बनाने के लिए पीर मखदूम साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट ने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर से पास होने वाले छात्रों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर इनका सम्मान करते हुए इनके भविष्य को लेकर काउंसलिंग की। अभी जो एसएससी के रिजल्ट्स है 2 साल के बाद में, जो कोविड की महामारी के बाद में बच्चे लोग ने स्टडीज़ करके और भी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दिए, तो हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया कि जितने भी बच्चे हैं जो है उनको, जो लोगों को 90% प्लस मार्क्स मिले हैं तो उनको फेलिसिटेट करना चाहिए, उनको एक एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। तो वो हिसाब से आज ये प्रोग्राम रखा गया। और ये प्रोग्राम खाली प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन या उनको फेलिसिटेशन या सर्टिफिकेट पे नहीं है। हमारी एक टीम है जिसमें हमारे पास हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के काउंसलर्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स का जो लोग चाहेंगे वो रजिस्टर करेंगे। उनका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी हम लोग कोशिश करें, उनको काउंसलिंग की भी कोशिश करें कि उनका माइंड किधर सेट हो, कौन सी स्ट्रीम में वो जा सकते। तो एक के बाद एक प्रोग्राम यहाँ लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये स्पेशली जो आज नीड ऑफ एन आर है एजुकेशन, तो उस पर हमारा काफ़ी फोकस है। तो बेसिकली आज का प्रोग्राम था उनकी एक हौसला अफजाई करना, उनको एनकरेज करना और उनके फ्यूचर के स्कॉलरशिप्स को कैसा उनको गाइड करना और काउंसलिंग करना, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट दिखना, उसके ऊपर आज का प्रोग्राम था। देखो, काउंसलिंग जो है बार बार करने की जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनको भी ज़रूरत होती है। बस मसला ये है कि भाई इस तरीके के इनिशिएटिव हमारे यहाँ पर हमको अभी दिख रहे हैं। एक ज़माना अगर इससे आप 10 साल 20 साल पहले देखा जाए तो इस प्रोग्राम की जो तादाद थी वो कम थी। अभी जैसे जैसे लोग बेदार हो रहे हैं और जैसे जैसे महज़िब कौमों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे तरक्की हो रही है, कैसे वो काम कर रहे हैं, तो उनका देखा देखी हमको अभी दिख रहा है कि काउंसलिंग वगैरह के गाइडेंस के प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की ज़रूरत हो। जैसा कि मैं बताऊं आपको एग्जांपल के तौर पर कि अगर आप 10 साल पहले किसी ने कुछ कोर्स किया और उससे आप ये पूछेंगे कि भाई आप आईएएस क्यों नहीं बने, तो क्या जवाब देगा? भाई मुझे पता ही नहीं था। भाई आप कलेक्टर क्यों नहीं बने, आपको पता ही नहीं था। क्योंकि उस तरीके के प्रोग्राम वो नहीं होते थे, तो जो अवेलेबल थे उन्होंने वही किए। इसीलिए इस तरीके के प्रोग्राम अगर जितने ज़्यादा हो और अलग अलग समाजी तंजीमें के, मजहबी तंजीम में ऐसे प्रोग्राम करें तो बच्चों की असल ज़रूरत है और उसकी वजह से और नए नए करियर मालूम पड़ेंगे और बच्चे और तरक्की से। एक मेरिट लिस्ट देने के लिए प्रोग्राम रखा गया 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। मैं समझता हूँ ये एक बच्चों को वो मोटिवेट करने के लिए, उनको सर्टिफिकेट्स देने के लिए और उनके बारे में सोसाइटी क्या सोचती है, उनके बारे में सोसाइटी के अंदर क्या कदर है, पढ़ने के बाद में क्या किया जाता है, सोसाइटी उसका रिकॉग्निशन कर रही है, इसका जब तक एहसास नहीं होता बच्चे हमारे आगे आएंगे नहीं। इसके लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और छोटे छोटे लेवल पे भी होना चाहिए। अगर कोई बड़े लेवल पे नहीं हो रहे तो छोटे छोटे लेवल पे भी होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने आप को सोसाइटी के अंदर एक मेंबर समझे। मुंबई में बहुत सी संस्थाएं छात्रों की काउंसलिंग कर रहे हैं, मगर अभिभावकों की काउंसलिंग पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो भी एक टीम तैयार हो रही है। एक फोकस पहले बच्चों पे था, दूसरी भी टीम एक हमारी है हमारे साथ में, क्योंकि माहिम दरगाह काफ़ी एनजीओ से जुड़ी हुई है, जो एजुकेशन एनजीओ है। अभी मेरा ताल्लुक माहिम दरगाह से है, रेबर स्कूल से, जिसमें हमारे 3000 बच्चे हैं, नाइट स्कूल है जिसमें नाइट कॉलेज भी है, जूनियर कॉलेज, अंजुमन इस्लाम के साथ में। तो ये जो इनके साथ में जो प्रोफेशनल जो अटैच्ड है वो बच्चों का भी काउंसिल गाइडेंस करेंगे और देन नेक्स्ट स्टेप में पेरेंट्स का भी साथ में करेंगे। तो ये पूरी कोशिश चालू है, बट एक प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे, क्योंकि हमारी एक बॉडी जो है वो एक प्रोफेशनल आईएसओ सर्टिफाइड है। तो हर चीज़ जो है एक प्रोजेक्ट बेस के ऊपर हम काम करते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स के साथ में जितना काम होना चाहिए, पेरेंटिंग के वर्कशॉप होने चाहिए, पेरेंटिंग के लिए ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। पेरेंट्स भले वो अंगूठा छापे, लेकिन उनको बताना चाहिए बच्चे से किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपने बोल दिया कि मेरा बच्चा नालायक है, बच्चे के जहन में चला गया वो नालायक है, अब वो कभी कुछ नहीं बन सकता है। लेकिन आपकी बात, कौन सी बात करना है, कौन सी नहीं करना है, आपको तालीम के ताल्लुक से क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी ट्रेनिंग जितनी बच्चों को देनी चाहिए उससे ज़्यादा पेरेंट्स को देनी चाहिए, तब जाके एक बेहतरीन कौम वजूद में आएगी। हाँ, ये भी बराबर है, माँ बाप की काउंसलिंग है, मगर काफ़ी माँ बाप तो अवेयर है, इसलिए तो बच्चे इतने पास हुए। आज इधर बच्चे का जब तरकीब भी है, प्रोग्राम हुआ है, जलसा हुआ है कि 90% के ऊपर बच्चों को सबको फेलिसिटेट किया गया है और ज़्यादातर सब उसमें लड़कियाँ ही थी जो इतने आगे बढ़ गई हैं। यही है कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि पेरेंट्स ने उन्होंने सपना दिया नहीं है, पेरेंट ही अवेयर नहीं है
ये सबसे बड़ा हाल है। पेरेंट अवेयर होना चाहिए, ये जद्दोजहद करना पड़ेगी। इसलिए हमारी इस पर एक ये बीमारी है समझो, तो इस पर इलाज भी देना चाहिए। वो इलाज हम लोग इस तरीके से देना चाहते हैं कि हर आदमी मस्जिद से जुड़ा रहता है, मस्जिदों से ये काम बनना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, तो ही काम हो सकता है। मस्जिदों में नमाज के साथ में भी इबादत के साथ में खिदमत का काम बढ़ना चाहिए, उसकी हम लोग फिक्र कर रहे हैं। सर क्या ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि बुनियाद वहीं से शुरू होती है। पेरेंट्स जब समझदार होंगे तो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उनका भी काउंसलिंग होना चाहिए। इसके लिए ही ये जो जाकिर साहब का NGO और दूसरे भी जो NGOs है उसमें काम कर रहे हैं, ये एक दिन में खत्म होने वाला इशू तो है नहीं, बड़े दिनों से चलते आ रहे वाला सोशल इशू है। इसका मेन बैकग्राउंड एजुकेशन है। अगर कभी पेरेंट एजुकेटेड है तो ये सवाल ही नहीं आता कि उनकी कैसे काउंसलिंग करें। जिस बच्चे के माँ बाप एजुकेटेड है उसका बच्चा आपको ये प्रॉब्लम फेस करते हुए दिखेगा नहीं, उसके पेरेंट को आपको कैंसलिंग करने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास एजुकेशन, पेरेंट का जो एजुकेशन है वो पहले से नहीं हुआ, वन डे में होने वाली सिस्टम है नहीं। और गवर्नमेंट, NGO सब लोग मिलकर उसमें काम कर रहे हैं, और भी काम करने की जरूरत है, जो करेंगे। लोगों को जो है बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो इस तरह की काउंसलिंग करती है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं पहली, दूसरी, पाँचवीं से ही ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ख़राब होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अपने वालिदैन के साथ वो नौकरी और काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों पर हम क्यों नहीं काम करते हैं? देखिए, ऐसा है कि गुर्बत, जैसा आपने सवाल किया मुझे कि गुर्बत ही हमारा बोलते हैं ना कि अगर हमारे माँ बाप अगर गरीब हैं तो हम जो है वो गुर्बत का अंदाज़ा लेके उस चीज़ को सॉल्ट आउट करने जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है। इंटेंशन हमारा ये होना चाहिए, हमारी एजुकेशन कैसी होना चाहिए, हमको कहाँ तक पहुँचना चाहिए, हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारी जो सोच है, हमारा जो विल पावर है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए गुर्बत इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आपके लिए हर वक्त रास्ते खुले हैं। अगर आपने 10वीं पढ़ के छोड़ दिए, 8वीं पढ़ के छोड़ दिए, अगर आप किसी भी वक्त में छोड़ दिए, इंटरनेट है, यूट्यूब है, उसका सही इस्तेमाल करो, उसमें से सही इल्म लो, सही इल्म को हासिल करो। आप कोई भी वक्त पर अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। बिजनेस के बेशुमार ऑप्शन है, फ्रीलांसिंग के बेशुमार ऑप्शन है। आपके लिए डिग्री होना कोई ज़रूरी नहीं है। मेहनत, सब्र और सीखना ये आपको कभी भी बड़ा से बड़ा काम करवा सकता है। मदद के लिए काफ़ी NGOs है, प्रोग्राम है, मौलाना आज़ाद की स्कीम है, हर जगह की स्कीम है जो हेल्प करती है बच्चों को। मखदूम स्कूल के ट्रस्टी है जो हमारे लड़के, वो भी हेल्प करते रहते हैं। और ये बच्चों से कहेंगे उनके लिए काउंसलिंग है, वोकेशनल गाइडेंस है उनके लिए, ताकि प्रोग्राम कर सके। जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उनके लिए नाइट स्कूल्स है, ताकि वो उसमें पढ़े और आगे बढ़े। ड्रॉप आउट होने की कोशिश तो करे, अपना मसला बयान करे और आगे पढ़ने की कोशिश करें। मौलाना आज़ाद के MD बोल के मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि 10th और 12th के बाद वो अगर कभी उनका एजुकेशन पैसों की वजह से छोड़ते हैं तो वो ना छोड़े, वो हमारे जो एजुकेशन लोन के जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट उठाए। जिस स्कीम्स के अंडर में हम अगर चलिए 10th और 12th पास हुए बच्चा है तो उसको 5 लाख और 7.5 लाख तक लोन दे सकते हैं। 5 लाख वाला स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है और 7.5 वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। सर यही तो अलमिया है कि हमारे यहाँ एजुकेशन ना होने की वजह से किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी भी नहीं होती है और कोई गाइड भी नहीं कर पाता। तो सर क्या गाइड करेंगे आप हमारे लोगों को? हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो। आपसे बात करना और ये बाइट देना ही उसी का एक पार्ट है। ये सोशल गैदरिंग अटेंड करना, एड्रेस करना भी उसी का एक पार्ट है कि हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ये स्कीम्स पहुँचाए। हम प्रेस रिलीज़ दे रहे हैं, हम सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जहां पर पॉसिबल हो रहा है वहां पर सोशल गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्कीम्स पहुंचा पाएँ। इसका एक छोटा सा प्रोसेस बता दें ताकि लोग उसको कोशिश करें उस पर अमल करने के लिए। छोटा प्रोसेस ये है कि आप मौलाना आज़ाद के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और एक बार अपने ऑनलाइन आपका जो डिटेल्स है, नाम, एड्रेस, कौन से स्कूल्स के लिए लोन लेना चाहते हैं, फादर्स का नाम क्या है, को गारंटर कौन रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने ऑनलाइन करने के बाद हमारे हर जगह पे महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है। बॉम्बे का मल्होत्रा हाउस VT के सामने 2nd फ्लोर पे ऑफिस है, वहाँ पे आप एक्चुअल फिजिकल डॉक्यूमेंट लाके सबमिट करेंगे और वो डॉक्यूमेंट के बाद विदिन 8 डेज के अंदर हम प्रोसेस करेंगे लोन के लिए। कार्यक्रम में आए छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर अपनी खुशियां व्यक्त की और कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने का दावा भी किया। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी
कि इन्होंने करियर के लिए भी बहुत अच्छे से गाइडेंस किया, स्कॉलरशिप के बारे में बताया, बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जो नहीं पता थी, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा थैंक्स। और ये फेलिसिटेशन भी किया, तो ऐसे भी फंक्शंस होने चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो ऐसे इसके लिए थैंक्स। आज जो काउंसलर ने आपको मोटिवेट किया है, इससे क्या लगता है कि आपका फ्यूचर जो ब्राइट है आगे कुछ दिखाई देता है आपको कि आप अपना फ्यूचर को रोशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल दिखाई देता है, बिकॉज आज जो प्रोग्राम हुआ है इससे ये सीख सकते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, जितना हम लोग करेंगे उतना बेटर रहेगा। बिकॉज आरिफ अंकल ने भी बहुत अच्छे से मोटिवेट किए, जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किए या कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ज़िंदगी में जितना हो सके उतना करें, मतलब ऐसे। क्या लगता है कि जिस तरह से मोटिवेशन या जिस तरह से यहाँ समझाया गया, इसी तरह से वालिदैन को भी समझाना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को समझ सकें? जी वालिदैन को भी समझाना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब पेरेंट्स की वजह से डिमोटिवेट होकर बच्चे बहुत कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो इस फंक्शन में पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे से समझाया गया और ऐसे मोटिवेट करने के फंक्शंस ऐसे होने चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसे मतलब डिमोटिवेट होकर बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, तो फंक्शन तो इस तरह से हौसला अफजाई जब की जाती है तो बच्चों में कितना एक अलग सी उमंग पैदा होती है, किस तरह से जोश भर जाता है? मतलब बहुत ज़्यादा जोश बढ़ता है। आज जो हुआ मोटिवेट से और मुझे लगा कि मतलब और करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज कभी भी मेहनत को पीछे नहीं छोड़े, और जो आज जो दरगाह कमेटी ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, लोगों को मोटिवेट किया। एसएससी और एचएससी के जो स्टूडेंट है माशाल्लाह लोग ने भी बहुत, क्योंकि हम लोग मुस्लिम समाज को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बिकॉज लाइक हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो दरगाह कमेटी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लोगों को मोटिवेट किया है। अभी आपने एसएससी का एग्जाम दिया है, जबकि लोग मदरसों पे उंगली उठाते हैं, मदरसे के बारे में कहते हैं कि मदरसे में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या लगता है क्या पढ़ाई होती है और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? जो लोग इस तरीके से मदरसे पर सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ये मैं मशवरा देता हूँ कि वो खुद अपने बच्चों को मदरसे में भेजें। अगर इसकी हिम्मत न होती हो तो खुद कम से कम मदरसे में जाकर देखें कि क्या तालीम होती है और वहाँ क्या सिखाया जाता है और स्कूल और मदरसे में कैसे बच्चों की तरबियत की जाती है। मेरे को एसएससी करने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी कि मैं जब मदरसे से फारिग हुआ, मैंने 9 पढ़कर स्कूल ड्रॉप किया था, उसके बाद मैं मदरसा गया, 9 साल आलिम बना, उसके बाद 1 साल हदीस में डिप्लोमा किया, उसके बाद मैं 8-9 साल मैंने पढ़ाया और अभी एक मतलब कि एक ट्रस्ट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके तौर पर मैं ऑफिस कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो बस हम लोग का काम ही यही था कि बच्चों को गाइड करना। तो इसकी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश और जज्बा हुआ कि मैं भी क्यों एसएससी न कर लूँ, बस इसी वजह से मैंने एसएससी कर ली है। आप नाइट स्कूल में पढ़े हैं जी, मदरसे के साथ साथ में दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम भी आप ले रहे हैं, कैसे ये उमंग आई और कितनी दिक्कतें आती हैं इसमें? इसमें सर दिक्कतें इसलिए आती क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम जाते हैं क्लास वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे सर जितने होते हैं हमें बताते हैं, तो हम उनसे उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने हमें बताया और उनका हम शुक्र भी अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया कि हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं, ये उनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह तालीम दी। और रही बात आलिम और हाफिज़ की, मैं एक हाफिज़ और कारी हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस चीज़ की मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एसएससी दिया, अब इंशाअल्लाह एचएससी भी दूंगा। दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम की भी बहुत ज़रूरत, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि लोग उंगलियां उठाते हैं टोपी और कपड़े पे लेकर, तो इस पर इल्म दीन के साथ साथ दुनिया का इल्म हासिल करने में क्या दिक्कतें आती हैं आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे मैं अपने उस्ताद लोग का बहुत एहतराम करता हूँ और उन्होंने इस बात को समझा। हम लोग मदरसे में अपने उस्ताद से बोले कि हमको मतलब मदरसे स्कूल की पढ़ाई भी करना है, तो उन्होंने हमको इजाज़त दी इस चीज़ की। फिर हम लोग नाइट स्कूल में हम लोग दाखिला लिए ताकि हम लोग का नुकसान भी ना हो वहाँ भी और यहाँ भी, और इंशाल्लाह हम लोग मदरसा भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद एसएससी भी किए, उसके बाद फिर काम धंधा भी रहता है हम लोगों का, उसमें भी मशगूलियत रहती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोग एसएससी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मार्क्स लेके आए और आगे भी इंशाल्लाह पढ़ाई जारी रहेगी इंशाल्लाह। ये एक दौर बन चुका है, एक लोगों की सोच बन चुकी है, ये मौलाना है, आलिम है, दाढ़ी है, टोपी है, तो उसको अरबी और उर्दू ही आती है, दुनिया की तालीम उसे नहीं आएगी। ये सोच गलत है। एक्चुअली उनका जो नज़रिया रहता है वो नज़रिया सही नहीं है।
उनको लोगों एक दो को लेकर ये बता देना कि सब ऐसे, ये बात गलत है। उनको सब में जाना चाहिए, उस पर स्टडी करनी चाहिए कि क्या ये बात सही है कि गलत है, उसके बाद उनको ये बोलना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, पहले 3 चीज़ बोलते थे, बट आज मैं उसमें ऐड कर दूंगा रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन। दीज आर द नेसेसिटीज़। सो दिस मैसेज हैज़ टू बी गिवन कि अभी बेसिक नेसेसिटीज़ में खाली रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, बल्कि एजुकेशन भी। तो ये मैं चाहूँगा कि लोग जो है एजुकेशन की तरफ फोकस दें, जो आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते और बच्चे लोग को आगे का मुस्तकबिल सुधार सकते, उसमें इन्वॉल्व हो। ये भी NGOs को मैं एक मैसेज दे रहा हूँ। यूँ तो मखदूम माहिमी ट्रस्ट मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत से कार्यक्रमों के जरिए लोगों की मदद कर रही है। इसी तरह देश की सभी सामाजिक संस्था एक होकर देश के युवाओं को शिक्षा की ओर ले जाने वाली सभी दिक्कतों को दूर कर दे तो ये देश ऊंचाइयों की तरफ जरूर विकास करेगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।